हेलो। आज हम लोग जो टॉपिक लेने वाले हैं वो शटर स्पीड एंड आपका फ्रेम रेट कैमरा का, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। और कल अपन ने वैसे ग्लोबल शटर और रोलिंग शटर के बारे में बात किया था, तो उसी शटर का अभी आगे का टॉपिक है ये। और इस टॉपिक में हम लोग एक्चुअली शटर स्पीड एंड फ्रेम रेट, ये कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। अब शटर स्पीड और फ्रेम रेट के बारे में बात करते समय हमको एक बात क्लियर करना पड़ेगा कि हम लोग जब शटर स्पीड यूज़ करते रहते हैं DSLR में या मिररलेस कैमरा में, तो हमारा शटर स्पीड यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, है ना। मतलब अगर आप 1/50 शटर स्पीड रखते हो तो आपके सेंसर पे 1/50 सेकंड के लिए लाइट जा रही है। दिस इज़ व्हाट एक्सपोजर इज, शटर स्पीड, है ना। या आप इलेक्ट्रॉनिक शटर जो होता है आजकल, जो हम लोग वीडियो लेते समय शूट करते हैं, सिनेमा लेते समय शूट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर क्या करता है, हर एक पिक्सल को एग्जैक्टली उतने ही ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज करता है ना। जो आपने शटर स्पीड रखा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक शटर बोल रहे हैं, है ना। कल मैंने बताया था कि जैसे रोलिंग शटर में ऊपर की लाइन से स्टार्ट होते हुए नीचे के लाइन तक एक्सपोज होता है, वो अपन ने बात किया था, है ना। और ग्लोबल शटर में सारे के सारे एक साथ एक्सपोज होके रिकॉर्ड होते हैं, ये अपन ने बात किया था। ये डिजिटल की बात हो गई। तो हम लोग मोस्टली सिनेमा लेते समय अगेन जैसे हमने देखा था कि रोलिंग शटर पुराने टाइम पे लिटरली एक रोल होता हुआ होता था, और अभी जो डिजिटली हो गया है वो आपको स्कैन करे वैसा ऊपर से नीचे आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम जब शटर स्पीड की जब बात करते हैं तो एब्सोल्युटली हम लोग बोलते हैं कि 1/50 रख देना है, 1/100 रखना है, 1/200 रखना है, ये हमारी बात होती है। इसमें एक तकलीफ क्या होती है कि यहाँ हम लोग लिटरली शटर स्पीड की जब बात करते हैं तो फ्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है, फ्रेम रेट ऑफ कैमरा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई शटर स्पीड 1/50 रखो और शूट करो, लेकिन इससे फ्रेम रेट का जजमेंट नहीं आता है। और उस जजमेंट ना आने के वजह से आपकी शूटिंग में गलतियां हो सकती है। कैसे? जैसे आप इंडिया में शूट कर रहे हो, NTSC सिस्टम तो हमारे पास है नहीं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में शूट कर रहे हैं और शटर स्पीड जो है हम लोग कुछ ऐसा रख रहे हैं जो हमारे करंट को मैच नहीं होता, 50 हर्ट्स करंट को। तो तब क्या हो जाएगा, आप फ्लिकरिंग आएगा। फ्लिकरिंग आएगा मतलब लिटरली आपको एक हल्का सा एक फ्लिकर होता हुआ, लाइट कम ज़्यादा होता हुआ नज़र आएगा। तो फिर ये गलतियां भी होती है। तो हमको ना, इसलिए शटर स्पीड की जब बात करते हैं तो हमको फ्रेम रेट के साथ में मैच करके बात करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इंस्टेड ऑफ शटर स्पीड वी यूज शटर एंगल कॉन्सेप्ट। शटर एंगल कॉन्सेप्ट क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि उसके बोलने में आपकी एक्यूरेसी पता चल जाती है। अब उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं, है ना। अगर हम शटर स्पीड और शटर एंगल दोनों की बात करना चाहते हैं तो एक बेसिकली हमारे लिए दिक्कत क्या आती है पहले वो चेक कर लेंगे, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग रोलिंग शटर और ग्लोबल शटर की जब बात कर रहे थे तो उसी हिसाब से हम इसको भी बात करेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझ लो आप, ये मैंने निकाले हैं दो फिगर्स। अब ये फिगर क्या है, दिस इज शटर स्पीड वर्सेस फ्रेम रेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम 25 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर रहे हैं, तो इसको मैंने क्या किया है, 25 कॉलम्स में इसका बनाया हुआ है। 25 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए 25 कॉलम्स बनाए हुए हैं। अगर आपने एग्जैक्ट 1/25 शटर स्पीड रखा तो हर एक फ्रेम कंप्लीट एक्सपोज होता है।
फिर नेक्स्ट फ्रेम जब स्टार्ट होता तो वो भी कंप्लीट एक्सपोज होगा, है ना। तो ये ऐसे कंप्लीट एक्सपोज हो रहा है। अगर आप 1/50 शटर स्पीड रखेंगे तो आधे समय के लिए एक्सपोज हो रहा है, आधे समय के लिए नहीं हो रहा है, आधे समय के लिए एक्सपोज हो रहा है, आधे समय के लिए नहीं हो रहा है, ऐसे करके एक्सपोज होता है। अगर 1/100 रहा तो 1/4 समय के लिए एक्सपोज हो रहा है, बाकी टाइम पे नहीं हो रहा है। ऐसे करके आपको ये सारा एक्सपोजर पता चलता है ना। अब यहाँ पर हम लोग कितना रखना चाहिए, इसके लिए एक रूल बना हुआ है। हमारी आंखों को फ्लिकर नहीं दिखना है, तो एग्जैक्टली जो फ्रेम रेट आप रख रहे हो उस फ्रेम रेट के अंदर हर एक फ्रेम आधे समय के लिए तो भी एक्सपोज होना चाहिए, हाफ ड्यूरेशन के लिए। तो मतलब यहां पर हाफ ड्यूरेशन के लिए एक्सपोज होने वाला कौन सा है, 1/50। मतलब क्या हो गया, जब भी आप 25 फ्रेम पर सेकंड शूटिंग करते हो तो आपको 1/50 शटर स्पीड रख के शूट करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, हर एक फ्रेम आधे समय के लिए एक्सपोज होगा और आधे समय में नहीं होगा। लेकिन वाइल डिस्प्लेइंग वो 1/25 सेकंड्स के लिए एक फ्रेम डिस्प्ले होगा। मतलब जब आप 25 फ्रेम पर सेकंड का मूवी देख रहे हो तो वहां पर एक फ्रेम एग्जैक्टली 1/25 सेकंड्स के लिए रुक रहा है, फिर दूसरा फ्रेम आ रहा है 1/25 सेकंड्स के बाद, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि यहां पर एक्सपोज होते समय आधे समय के लिए एक्सपोज हो रहा है, लेकिन दिखते समय वो 1/25 सेकंड्स के लिए ही दिख रहा है हर एक फ्रेम, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रेगुलर शटर स्पीड। लेकिन इसमें अगर आपने बोल दिया 1/50 शटर स्पीड रख के ले रहा हूं मैं, तो आपको ना फ्रेम रेट का जजमेंट आएगा, ना आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि आपने 1/50 क्यों रखा है। अगर मैं उसी का टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बदल देता हूं तो वो क्या है, अब यहाँ एक फ्रेम मैं आपको ये एक इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये समझो 24 फ्रेम पर सेकंड का शूटिंग सिनेमा में होता है, उस समय पे ये रोलिंग शटर काम कैसे करता था उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो 24 फ्रेम पर सेकंड जब आप शूटिंग कर रहे हो, तो अगर आप 100% 24 फ्रेम पर सेकंड का एक फ्रेम को 100% ड्यूरेशन का लाइट दोगे तो पूरी तरह से लाइट जितनी देर वो फ्रेम रुक रहा है उतनी देर एक्सपोज होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे 360 डिग्रीज का लाइट जाना। और उसके बाद दूसरा फ्रेम आएगा तो फिर से उस पर पूरा ही एक्सपोज हो रहा है, तो ये 360 डिग्री हो गया। अगर एग्जैक्टली आधे समय के लिए एक्सपोज कर रहे हो उसको आप, एग्जैक्टली आधे समय के लिए, तो वो 180 डिग्रीज हो जाएगा आपका एक्सपोजर, 180 डिग्रीज। अब ये आधा समय मतलब कितने सेकंड्स रह सकता है, 1/48 सेकंड्स इज कॉल्ड हाफ ड्यूरेशन। जैसा अपन 1/50 शटर स्पीड की बात कर रहे थे, तो 1/25 का हाफ ड्यूरेशन हो गया वो, है ना। तो यहां पर भी 1/24 का एक फ्रेम है, तो अगर उसको आधे देर के लिए शटर स्पीड दे के एक्सपोज करना है तो 1/48 शटर स्पीड रखना पड़ेगा। और 1/48 शटर स्पीड मतलब एग्जैक्टली आधा शटर खुला आधा बंद, तो इसको 180 डिग्रीज बोलेंगे। और वैसे ही 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज में कितनी देर के लिए खुला रह रहा है, 1/4 ड्यूरेशन के लिए खुला रह रहा है, बाकी समय पे बंद है। तो एक्सपोजर क्या हो गया, यहां पर अगर 48 है तो वो आपको 96 हो जाएगा, 48 इंटू 2 नहीं हो गया ना। तो इस तरह से आपका शटर स्पीड जो है शटर एंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब आपको शटर एंगल बोल के जब यूज करते हैं वर्ड, तो आपको हमारे फ्रेम रेट के अंदर, हमारे DSLR के अंदर, या हम लोग हमारे मिररलेस कैमरा में अगर मैं बोलूं कि सर आप 180 डिग्री शटर एंगल मेंटेन करो, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फ्रेम रेट यू नीड टू मेंटेन 180 डिग्रीज। हाउ,
अगर मैं 24 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहा हूँ तो 48 शटर स्पीड रखूँगा। अगर मैं 25 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहा हूँ तो आपको 1/50 शटर स्पीड रखना है। अगर आप 50 फ्रेम पर सेकंड पे शूट कर रहे हो तो आपको 100 शटर स्पीड रखना है। दिस इज कॉल्ड 180 डिग्रीज, दैट्स इट। तो ये डिग्रीज में मेजर करना ये होता है ना। तो मतलब है एक ही, लेकिन डिग्रीज में बोलने से फायदा क्या हो जाता है कि आप सेफ साइड हो। कैसे कि आप सर शटर एंगल क्या मेंटेन कर रहे हो, 180 मेंटेन कर रहा हूँ, ओके ठीक है 180 मेंटेन कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने बोल दिया नहीं सर थोड़ा धूप ज़्यादा है और मेरे पास फिल्टर अवेलेबल नहीं है तो मैं 90 डिग्रीज मेंटेन कर रहा हूँ, तो फिर तकलीफ क्या होती है कि शूटिंग करते सो पैटर्न बदलना पड़ता है। शूटिंग करते सो पैटर्न कैसे बदलना पड़ता है कि मैं फास्ट मूविंग चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, स्टैंड स्टिल चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, फास्ट मूविंग को क्यों नहीं कर सकता हूँ। फिर मुझे क्या होगा, एक्सपोजर उसका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है और मैं पैनिंग कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट या कैमरा का जंप दिखेगा। कैसे दिखेगा उसके बारे में भी बताता हूँ मैं, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आ जाए, है ना। तो ये जंप कैसे दिखता है उसके बारे में बात करते हैं अपन। अब देखिए ये रेड कैमरा का पूरा मैं उसके कंपैरिजन के साथ, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केप का पैनिंग कर रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ, ठीक है, लैंडस्केप का, और मेरा पैनिंग स्पीड एक XYZ है जिसमें मेरा एक फ्रेम ये एक्सपोज हो रहा है और पैन होने के बाद दूसरा फ्रेम ये एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली समझो 24 mm पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो ये पहला एक्सपोज हुआ है, फिर पैनिंग हो रहा है कैमरा तो दूसरा एक्सपोज यहाँ का हो रहा है। तो मतलब क्या होगा, पहले ये सीन दिखेगा, बाद में डायरेक्ट ये वाला सीन दिखेगा, तो फिर कितना जर्क आएगा आप इमेजिन करो। एक के बाद डायरेक्ट दूसरी चीज दिख रही, फिर तीसरी चीज, तो एब्सोल्युटली जर्क आएगा। अगर इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं 1 फ्रेम ये और 1 फ्रेम ये करने के बदले में मैं एक फ्रेम के तुरंत बाद यहां पर दूसरा फ्रेम ले रहा हूं, एक्स्ट्रा इधर आएगा, तुरंत तीसरा फ्रेम ले रहा हूं, तो क्या होगा, ऐसे में स्मूथ पैन हो रहे सो दिखेगा, है ना। अगर मैं फोकल लेंथ बढ़ा देता हूं तो ये जो गैप है और बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी पैनिंग स्पीड सेम है। तो फिर पहले यहाँ का एक्सपोज कर रहा हूं मैं, ये वाला एक्सपोज कर रहा हूं, फिर बाद में सेकंड इसमें डायरेक्ट जंप मार के एक्सपोज कर रहा हूं, तो कुछ दूसरा ही सीन आ रहा है, बीच का कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आपको बताता हूं पैनिंग स्पीड इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन फोकल लेंथ एंड फ्रेम रेट। तो आपको दोनों भी मेंटेन करके पैन करना पड़ता है। अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड ले रहे हो तो आपको पैनिंग स्पीड आपके फोकल लेंथ के हिसाब से हर बार बदलते जाएगी। अगर आप 50 फ्रेम्स करते हो तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो पैनिंग स्पीड को, 100 करते हो तो और थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। इस तरह से पैनिंग स्पीड और फोकल लेंथ का भी खेल रहता है। अब देखते हैं अपन, अगर पैनिंग की बात करते हैं तो एक पैनिंग की स्पीड रख के अगर आप शूटिंग करते हो 25 फ्रेम पर सेकंड पे तो कैसा लगता है, और स्लो पैन करते हो तो कैसा लगता है ना। तो दोनों भी चीज़ें अपन कंपैरिजन के लिए देखेंगे, तो ये आपको जजमेंट आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये पैनिंग हो कैसे रही है ना। तो एक्चुअली मैं फ़ोन आ रहा है इसलिए इंटरनेट बंद किया था, तो दैट इज़ ओके। नाउ आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ है। अब देखो ये 7 सेकंड्स में मैं पूरा फ्रेम को बदल रहा हूँ एक तरफ से दूसरे तरफ तक, 7 सेकंड्स में कितना स्मूथ पैन हो रहा है आपने देखा होगा। मतलब जर्क नहीं, कुछ नहीं, देखो कितने आराम से पूरा दिख रहा है ना। अगर मैं स्पैनिंग स्पीड बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो स्मूथ जा रहा है 7 सेकंड्स में मैं शूट एक तरफ से दूसरे तक करने के बाद में ये ऐसा ना जाके
जर्क आएगा। जर्क कैसा आएगा वो भी हम देखेंगे, जर्क कैसा आएगा, है ना। तो उससे आपको एक जजमेंट आ जाएगा कि पैनिंग स्पीड का जर्क जो होता है वो कैसा होता है। अगर आप 3 सेकंड्स के अंदर आप वही चीज़ को करते हो तो व्हाट हैपन, तो वो चीज़ एकदम जर्क के साथ में आएगा आपको, है ना। ये क्या हो गया, रन डायग्नोस नहीं चाहिए भाई, फिर से बंद हो गया। हाँ, सो नाउ ये आपको पैनिंग स्पीड का देखिए, अब ये 3 सेकंड में पैन हो रहा है। अब इसका स्पीड देखिए कैसा लगेगा आपको। 3 सेकंड में जब पैन हो रहा है तो देखो जर्क कितना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच इट, लुक एट दिस, है ना। जर्क कितना आ रहा है 3 सेकंड के अंदर मैं पैन कर रहा हूं तो, और वही 7 सेकंड का कितना स्मूथ था, दिस इज 7 सेकंड। ये देखो, ये होता है प्रॉब्लम जब आपका फ्रेम रेट एंड शटर एंगल मैच नहीं हुआ तो, और साथ में पैनिंग की स्पीड भी आपको मैनेज करना है। अगर पैनिंग स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो भी दिक्कत, और आपका शटर एंगल के वजह से भी दिक्कत। अभी आपको मैं अलग अलग चीज़ों का इफेक्ट दिखाता हूँ पैनिंग के। अगर आप, ये तो पैनिंग स्पीड के बारे में हो गया। अब देखो शटर एंगल का प्रॉब्लम क्या आता है। जब आप स्पीड सेम रख रहे हो और शटर एंगल डिफरेंट रख रहे हो, अभी ये 45 डिग्री शटर एंगल के साथ में शूट किया हुआ, ये देखिए इसमें जर्क आ रहा है। स्पीड सेम रखेंगे अपन और शटर एंगल बदलेंगे, ये 45 डिग्री शटर एंगल, ठीक है। अब इसमें आपको फ्रेम शार्प है लेकिन एक जंप आ रहा है, ठीक है। अभी मैं 270 शटर एंगल में शूट किया हुआ दिखाता हूं, 270 शटर एंगल, ठीक है। इसमें देखो जंप कम है लेकिन ब्लरनेस है। क्यों ब्लरनेस है, क्योंकि ज्यादा देर के लिए एक एक फ्रेम एक्सपोज हो रहा है। देखो ये एक सिंगल फ्रेम का 45 डिग्रीज का शार्पनेस देखो, सिंगल फ्रेम का, एक फ्रेम का, और 270 का एक फ्रेम का शार्पनेस देखो। मतलब इसका शार्पनेस कम क्यों लग रहा है, क्योंकि हल्का शेक हो जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए एक्सपोज हो रहा है ना। और ये कम देर के लिए एक्सपोज हो रहा है इसलिए शार्प है। लेकिन इसको देखते समय कैसा लग रहा है, जंप करके जा रहा है इमेज, और यहां पर जंप नहीं कर रहा है, थोड़ा सा स्मूथ जा रहा है ये। दिस इज व्हाट द शटर एंगल डिफरेंस। अब देखो एक और तरीके से, फ्रेम रेट की वजह से, सेम पैनिंग स्पीड और फ्रेम रेट बदलने के बाद, अगर मैं 24 फ्रेम पर सेकंड शूट करता हूं और पैनिंग स्पीड जो है सेम रखता हूं, है ना, तो वो कैसा दिखेगा। और फिर मेरे ख्याल से उसने हटा दिया है ये फ्रेम रेट को, ठीक है। वो तो आपको भी समझ में आ गया कि 25 फ्रेम पर सेकंड का और 60 फ्रेम पर सेकंड में क्या होता है कि स्मूथनेस ज़्यादा आ जाएगा, स्लो मोशन टाइप में भी हो सकता है। और या तो आप रिलीज़ में भी अगर आपको आगे चल के कभी 50 फ्रेम पर सेकंड के रिलीज़ भी आ जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम लोगों को ये वाले तकलीफ तो पूरे ख़त्म ही हो जाएंगे। एनीवे, अब देखो जब थिएटर में, मूवी थिएटर में जब आप शूट करे हुए चीज़ें जो भी है वो डिस्प्ले जब होती है तो तब वहां पर भी एक रोलिंग शटर होता है। तब पहले ज़माने की बात है, अभी तो डिजिटली आपका प्रोजेक्टर है, तो रोलिंग शटर का
ये पहले कैसे होता था, ये 360 डिग्रीज में 2 बार लाइट आ रही है आपके इस पे, और एक बार पूरा एक सर्कल के बाद फ्रेम बदल जा रहा है। ऐसे एक्सपोज होता था पहले थिएटर में, और फ्रेम जब बदलते समय ब्लैकआउट रहता है। और लाइट 2 बार क्यों आ रही, क्योंकि अगर आपको थिएटर में फ्लिकरिंग आएगा अगर आप आधा शटर बंद और आधा खुला रखोगे तो, क्योंकि बहुत देर तक बंद रहेगा। तो वो क्या किए, उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिए, और 2 में डिवाइड करने से क्या हो जा रहा है कि लाइट 2 बार आ रही है, और वो कितना फास्ट घूम रहा है वो। आप इमेजिन करो कि ये कैसा है कि वहां पर एक्चुअली 50 हर्ट्ज का फंडा नहीं है, क्योंकि वहां क्या रहता है थिएटर में, एक वेल्डिंग के रॉड कैसे रहते हैं वैसे कैथोड एनोड रॉड्स लगा के लाइट जनरेट करते हैं, बहुत पावरफुल लाइट लगती है, तो वो लाइट जनरेट करते हैं, और लाइट जनरेट करके वो एक्सपोज होता है। तो नेचुरली वो लाइट जनरेट होता है, तो वहाँ पर कोई फ्लिकरिंग का संबंध नहीं, कंटिन्यू जलते रहता है, तो वो नॉन स्टॉप जलते रहता है। तो वहाँ फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम इसके वजह से नहीं आता है कि हर्ट्ज करंट के वजह से। हर्ट्ज करंट का प्रॉब्लम कब आता है, जब एक्चुअली करंट ही ग्रुप में आ रही है, हमारे को आ रही है अभी ये जो जहाँ पर भी आ रही है, तो नेचुरली इसमें फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम ऐसे करंट के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं तो थिएटर में बल्ब लगाकर, तो वहाँ फिर फ्लिकरिंग आएगा, इसमें नहीं आएगा कैथोड एनोड के इसमें, तो वो तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर भी क्या है, लाइट को आप 2 बार दिखा रहे हो, 2 बार नहीं दिखा रहे हो, तो आपके आंखों को कंटिन्यू दिखता है। तो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग इज। अभी ये शटर एंगल वर्सेस आपका एक्सपोजर के बारे में हमने बात की है। अब एक और चीज आपको एक्सप्लेन करना है। शूटिंग करते समय क्या हम वेरिएबल शटर स्पीड्स यूज कर सकते हैं और वेरिएबल फ्रेम रेट भी यूज कर सकते हैं क्या? मतलब ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मैं कुछ सीन्स 50 फ्रेम पर सेकंड शूट कर लूँ, कुछ सीन मैं 25 पे करूँ, कुछ 100 फ्रेम पर शूट कर लूँ। एक्चुअली ऐसा मूवीज़ के लिए सिर्फ तभी होता है जब आपको स्लो मोशन में कोई चीज़ दिखानी हो तो। मतलब इन थिएटर, इन ऑन इंटरनेट और ऑन टीवी, डिस्प्ले का फ्रेम रेट फिक्स है, दैट इज 25 फ्रेम पर सेकंड। तो वहां पर चेंजेस नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि आप एक्सपोज कितने भी फ्रेम रेट में करो, डिस्प्ले होते समय 25 फ्रेम पर सेकंड ही डिस्प्ले होगा। तो फिर आप फ्रेम रेट बदलने से फायदा क्या होगा? फायदा सिर्फ आपको कोई चीज को स्लो मोशन में दिखाना हो तो तब आप फ्रेम रेट बढ़ा सकते हो। जैसे अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड ले रहे हो तो रियल टाइम में दिखेगा सब कुछ। अगर आप 50 फ्रेम पर सेकंड ले रहे हो और डिस्प्ले में उसे 25 फ्रेम पर सेकंड में कर रहे हो, तो जो 1 सेकंड का इंसिडेंस है वो 2 सेकंड में दिखेगा, तो स्लो मोशन हो गया। मतलब 1 सेकंड का इंसिडेंस डिस्प्ले के टाइम पे 2 सेकंड के लिए दिखेगा, तो वो डबल टाइम ले रहा है। मतलब एक बंदा 100 मीटर्स की दौड़ करते समय फिनिश लाइन पे कौन पहले आया है देखना है, तो वो 1 सेकंड को आप 2000 फ्रेम्स में कन्वर्ट करके उस 2000 फ्रेम्स को आप उस फ्रैक्शन को आराम से दिखा रहे हो 25 फ्रेम पर सेकंड के अंदर। तो वो इंसिडेंस सोचो कितने स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो रहा है ना। मतलब डिस्प्ले के टाइम पे तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड ही डिस्प्ले होगा, तो 2000 फ्रेम्स खत्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूरा इंसिडेंस, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। सो लॉजिक इज व्हाट कि आपको बहुत
एक एक फ्रेम की वैल्यू को अगर देखना है, जैसे ओलंपिक में 1/100 सेकंड की एक्यूरेसी को भी मापा जाता है फिनिश लाइन के टाइम पे, 1/100 सेकंड। अभी तो उससे भी आगे भी करने लग गए। तो आपको वहाँ पर कंपलसरी आखिरी वाला जो फ्रैक्शन है, 1/100 सेकंड वाला जो फ्रैक्शन है, वहाँ पर कौन पहले कौन बाद में पहुँच रहा है, तो आपको 1/1000 फ्रेम्स पर सेकंड से कैप्चर करना पड़ेगा। तो वो आखिरी 1/100 सेकंड वाला ड्यूरेशन जो है वो आपको कम से कम 100 फ्रेम्स में मिलेगा। 1/1000 फ्रेम पर सेकंड जब करोगे तो 100 फ्रेम्स मिलेंगे उस एक 1/100 सेकंड के ड्यूरेशन में। तो आपको क्या होगा, उसको देखोगे कौन पहले पहुंचा कौन नहीं, तो आपको 100 फ्रेम्स में आप आराम से उसको डिसीजन ले सकते हो कि कौन पहले पहुंचा है। तो इस तरह से हाई स्पीड में, जैसे आजकल क्रिकेट में भी रन आउट के टाइम पे आपने को पता चलता है। तो आप देखना कभी भी वो हाई स्पीड कैमरा का एक्सपोजर थोड़ा सा डल रहता है, ग्रेनी रहता है, क्योंकि उसके पास में फ्रेम रेट इतना हाई रहने के बाद में उसका शटर एंगल भी जो है 180 अगर वो मेंटेन होता है तो वो इतना हाई शटर स्पीड हो जाता है, तो उस लाइट में जो अवेलेबल लाइट में उतना शटर स्पीड मिलता भी है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। अगर सनलाइट है तो शायद हो सकता है 1/2000 शटर स्पीड, जो 1/1000 फ्रेम्स पर सेकंड के लिए 180 डिग्रीज माना जाएगा, तो वो हर एक फ्रेम को 1/2000 का शटर स्पीड अगर मिलना है तो सनलाइट लगेगी। आप इमेजिन करो, आप धूप में जब शूट कर रहे हो जंगल में, तो धूप में शूट करते समय 1/2000 शटर स्पीड रख के आप कितनी बार शूट कर रहे होंगे? 2.8 अपर्चर पे, 4 अपर्चर पे, कड़ी धूप में, यही होता होगा ना। लाइट इतनी लगेगी। अगर लाइट कम हो गई तो आप 2000 कहाँ से रखोगे शटर स्पीड? नहीं रख पाओगे, है ना। तो फिर ISO बढ़ा के 2000 रखोगे। ISO बढ़ाओगे तो क्या होगा? ग्रेन आएंगे ही आएंगे। तो इसीलिए ये जितने भी हाई स्पीड कैमरा के फुटेज हम देखते हैं, जैसे हम लोग क्रैश टेस्ट करते हैं कार का वगैरह, तो वो क्रैश टेस्ट में भी वो एक लास्ट क्रैश होते सो फ्रैक्शन को बहुत स्लो मोशन में वो लोग देखते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को बिल्कुल 1/10000 1/50,000 फ्रेम पर सेकंड ऐसे लगाया हुआ है, 50,000 फ्रेम पर सेकंड। तो इस टाइप से शूट हो रहा है। तो उसको 50,000 फ्रेम रेट, मतलब आप इमेजिन करो शटर स्पीड भी वैसे ही रहेगा। शटर स्पीड वैसे रहेगा तो फिर एक्सपोजर के लिए ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कम होगा, तो फिर कैसे करोगे? तो ISO बढ़ाना पड़ेगा और उसी से क्वालिटी डाउन होगी। तो दिस इज़ व्हाट द एंटायर थिंग। तो एनीवे, तो ये आपको फ्रेम रेट वर्सेस शटर स्पीड, शटर एंगल और एक्सपोजर। अब हम कन्वर्ट करेंगे इन बातों को हमारे पूरे DSLR और मिररलेस कैमरा के ऊपर। हाउ मच फैसिलिटीज वी हैव इन आवर कैमरा टू कंट्रोल शटर एंगल्स एंड ऑल। ठीक है, अभी देखो हमारे पास में कैमराज में शटर स्पीड अगर आप 24 फ्रेम पर सेकंड रखते हो तो 1/48 एज ऑफ कुछ भी नहीं है अपने पास में। हमारे पास में 1/50 शटर स्पीड ही है, 1/48 नहीं है अपने पास में। सिनेमा कैमरा में होता है। हमारे पास में फिर 24 फ्रेम पर सेकंड की फैसिलिटी दिया तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा शटर स्पीड के साथ में आपका हर्ट्ज करंट मैच होने के लिए बहुत लिमिटेड शटर स्पीड ही काम में आते हैं 24 फ्रेम पर सेकंड शूट करते समय। हर एक शटर स्पीड में आपको करंट का हर्ट्ज के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होगा। अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड ले रहे हो, 24 फ्रेम पर में मुश्किल है, थोड़ा सा बहुत लिमिटेड इसमें आएगा। 25 में 180 डिग्रीज मेंटेन करो तो मैच हो जाएगा, या उसी रेशियो में बढ़ाओ शटर स्पीड को। जैसे अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड पे ले रहे हो तो इधर यू कैन शूट इट ऑन 1/50, 1/100, 1/200, ये ऐसा मल्टीप्लाई होगा।
तो वो आपके 50 हर्ट्स को मैच हो जाएगा, है ना। अगर आप 60 फ्रेम पर सेकंड या 30 फ्रेम पर सेकंड एनटीएससी पे शूट कर रहे हो तो आपको 30 फ्रेम का 180 डिग्रीज क्या हो गया, 1/60, है ना। तो 1/60 शटर स्पीड आपके कैमरा में है क्या, रहता है, क्योंकि हमारे कैमरा में शटर स्पीड 1/3 के रेशो में 1/30 के रेशो में बढ़ता है। जैसे अगर आप 25 से 50 करते हो तो इन बिटवीन बीच में 2 शटर स्पीड रहते हैं, है ना। तो वो क्या है, 25 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो आपको वो मिल जाता है ना। तो आप अगर एनटीएससी में भी ले रहे हो तो आपके पास में शटर स्पीड अवेलेबल है, तो आप 60, 120, 240 ये रख सकते हो, है ना। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा फ्रेम रेट के हिसाब से। लेकिन क्या होगा, इंडिया में अगर आप 30 फ्रेम पर सेकंड शूट कर रहे हो और शटर स्पीड आप 1/60 मेंटेन नहीं करोगे, तब भी कभी कभी क्या होगा, करने के बावजूद भी कभी कभी फ्लिकरिंग आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेम रेट, आपका शटर स्पीड आप 180 मेंटेन कर रहे हो, लेकिन करंट दूसरा है, तो मेंटेन करने के बावजूद भी कभी कभी फ्लिकरिंग आ सकता है। तो आउटडोर नेचुरल लाइट में इज ओके, लेकिन इंडोर में अगर आप जनरेटर की लाइट यूज कर रहे हो और या आप जो भी अपना इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आता है उसका करते हो, तो वो 50 हर्ट्स वाला ही करंट देगा। जनरेटर में तो और भी दिक्कतें हैं। जनरेटर में कभी कभी क्या होता है कि कोई ख़राब जनरेटर लाता है तो उसका रोटेशन जो होता है उसके हिसाब से भी बहुत सारा गड़बड़ होते रहता है। तो हम लोगों को जनरेटर के साथ में हम क्या करते हैं कि इस लाइट का फ्लक्चुएशन ना आए, इसलिए हम एक्चुअली डीसी करंट से रिलेटेड पूरा का पूरा एक पावर पैक होता है, उसमें पहले पावर आएगा और वहाँ से एम्पलीफायर से डिस्ट्रीब्यूट होके आपके लाइट्स पे जाएगा। तो ऐसे बीच में एक यूनिट रखना पड़ता है जो आपको फ्लिकरिंग से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अब हमारे कैमराज में जो शटर स्पीड्स अवेलेबल है वो तो आपको बताया कि भाई 1/30 रेशो से बढ़ता जाता है ना। तो शटर स्पीड्स तो आपके पास में, आप अगर कैमरा खोल के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से अवेलेबल है ना। अब लेकिन एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा, जब हम शूटिंग करते रहते हैं, सिनेमाटोग्राफी का काम करते रहते हैं, तो फिजिकली हमारे पास कोई शटर अवेलेबल नहीं है कैमरा में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक शटर ही यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि आपका सेंसर हमेशा ओपन होता है, शटर सामने नहीं है, इट इज़ ओपन। लेंस निकाला तो डायरेक्ट सेंसर, ठीक है। तो जब इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप सिनेमा शूट करते रहते हो किसी भी कैमरा पे, तो लेंस बदलते समय डस्ट वगैरह से संभल के रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लेंस निकालते हो तो सीधा सेंसर पे डस्ट जा सकती है। यू हैव टू वेरी केयरफुल कि आप लेंस बदलते समय डस्ट ना हो ऐसे जगह में ही बदले, या तो कैमरा ऑफ कर दो, डीएसएलआर रहा तो शटर नीचे आ जाएगा, मिरर भी नीचे आ जाएगा, फिर आप बदल दो लेंस, फिर आप अपना वापस सिनेमा मोड पे डाल दो। लेकिन मिररलेस में क्या हो जाता है, मिररलेस में भी फिजिकल शटर भी है, लेकिन वो फिजिकल शटर जो होता है वो एक्चुअली स्टिल्स लेते समय जब आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है मिररलेस। पहले शटर नीचे आएगा, फिर वो ओपन होगा और एक्सपोजर जितना है उतना होने के बाद दूसरा शटर आके क्लोज करेगा, क्लोज होने के बाद फोटोग्राफ आ गया आपका, फिर दोनों शटर खुल जाएंगे।
ये होता है, आप क्लिक करने के बाद वो जो आवाज़ आती है ना, थोड़ी सी लंबे समय के लिए आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो पहले बंद कर रहा है, फिर एक्सपोजर के लिए खोल रहा है, फिर से बंद कर दे रहा है। इतना प्रोसेस होता है आपके मिररलेस कैमरा में जब आप क्लिक करते हो। लेकिन जब सिनेमा करते हो तो वो ओपन ही रहता है, क्लोज होता ही नहीं है, और आप इलेक्ट्रॉनिक शटर पे ही शूट कर रहे हो। फिजिकल शटर आपके किसी भी डिजिटल कैमराज में नहीं है अवेलेबल। सारे ग्लोबल शटर के साथ में ही काम करते हैं। तो ग्लोबल शटर, हम लोग जितना भी ग्लोबल शटर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिनेमा कैमरास के लिए बोल रहे हैं। और रोलिंग शटर इलेक्ट्रॉनिक हमारे कैमराज में है ना। जब हमारे कैमराज में ग्लोबल शटर भी आ जाएगा तो नेचुरली हमारा प्रोसेसर बहुत स्ट्रांग रहेगा। शायद हो सकता है कि हमारे DSLR और मिररलेस में भी फ़ैन की फैसिलिटी आ जाए। तो फ़ैन आने के बाद में उसको फिर वाइब्रेशंस वो सब कैसे कम करते पता नहीं, वो सारी चीज़ें तो टेक्निकली अलग बात है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो आने वाले दिनों में शायद हो सकता है कि हम लोगों को भी ग्लोबल शटर मिल जाए, है ना। तो वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन इन जनरल अभी अगर हम शूटिंग करते समय की बात करते हैं तो शटर स्पीड्स को हमको मैनेज करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ एक और छोटी सी इसी से रिलेटेड टॉपिक है, उसके बाद में हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। जैसे पैनिंग टिल्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो फोकल लेंथ और शटर स्पीड प्लस आपका जो फ्रेम रेट है उसके हिसाब से पैनिंग टिल्टिंग कर रहे हैं हम, ये बातें तो बोल ही रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन अब एक समझने की बात क्या होती है कि जब आप सिनेमा शूट करते समय और भी गियर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम ट्रॉली डॉली बोलते हैं। ट्रॉली और डॉली जो होता है वो क्या है, एक ट्रैक लगा हुआ है, उस ट्रैक के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, और वो अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जा रहे तो ट्रॉली, और सब्जेक्ट के नज़दीक अगर उसको ढकलते ले जा रहे तो डॉली। तो ये ट्रॉली एंड डॉली का बेसिकली मतलब है ना। तो ये आप मूविंग पैनिंग के जगह में आपका पूरा यूनिट ही मूव हो रहा है, पूरा यूनिट मूव हो रहा है। अब इसमें फ़र्क क्या होता है, जब यूनिट मूव हो रहा है 99% हम किसी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहते हैं। तो फॉलो करते समय क्या हो जाता है कि आप फॉलो करते समय आपके कैमरा की स्पीड से सब्जेक्ट की स्पीड मैच होती है, लेकिन जो चीज़ें आपके कैमरा के पीछे और सामने हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी मूव होते रहती है। सब्जेक्ट के पीछे और सब्जेक्ट के सामने है सो वाली चीज़ें। तो वर्टिकल चीज़ें जो होती है वो सारी की सारी वापस से ऐसे जंप मार के जा रहे सो दिखेगी। तो वाइल शूटिंग हम लोग हमारे शूटिंग कंडीशंस, लोकेशन, बैकग्राउंड, इन सबको ध्यान में रख के पैटर्न ऑफ शूट डिसाइड करते हैं। आपका इक्विपमेंट क्या है, आपके पास में लाइट कैसी है, यह सब ध्यान रख के इस चीज़ को हम मेंटेन करते हैं। सिर्फ लोकेशन पे जाके हाँ ये सीन शूट करना है ऐसा नहीं होता है। आपको प्री प्लान रहना पड़ता है कि ये वाले सीन में अपना कैरेक्टर यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, पैनिक है, बहुत भाग के जा रहा है, स्लो जा रहा है, सीन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी बातें ध्यान में रख के फिर हमारा कैमरा का सेटअप, वो फिर ट्रॉली कितनी लंबी रहनी चाहिए, सामने ऑब्स्ट्रकल्स आने वाले हैं तो वो ऑब्स्ट्रकल कैसे हैं, ये सारी बातें पूरी स्टोरी के पहले ही लिख के रखनी पड़ती है, तब जाके वो सीन शूट होता है। टेक्निकली हमारे पास लिमिटेशंस है, तो आपको पहले ही बोलना पड़ेगा कि ये सीन ऐसा शूट नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे लोकेशन को ये सब चीज़ें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो आपका जो शटर एंगल या शटर स्पीड जो होता है, फ्रेम रेट जो होता है, ये सब कुछ आपके शूटिंग करने के हर चीज़ पे इफेक्ट करेगा। इट्स नॉट ओनली इनसाइड द कैमरा, नहीं,
आपका सीन क्या है, उस सीन के लिए आपका मूवमेंट क्या डिसाइड हो रहा है, उस मूवमेंट को आप टेक्निकली मैच कर रहे हो क्या, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। जैसे हम पूरे ग्लोबल शटर वाले लोग हैं, सॉरी रोलिंग शटर वाले लोग हैं, तो रोलिंग शटर में क्या होगा, अब समझो आप जंगल में एक टाइगर को चेस कर रहे हो, जिप्सी में बैठ के टाइगर एक तरफ चल रहा है और जिप्सी आपकी चल रही है, और उसको आप साथ में शूट कर रहे हो, तो आपके पास तो क्या है, रोलिंग शटर। तो जो पेड़ है ना लंबे लंबे, अगर आपकी स्पीड ज़्यादा हो गई जाने की, तो ऐसे स्लैंटेड 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 दिखेंगे, ऐसे सीधे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मूवमेंट है, तो शटर स्कैन कर रहा है, तो स्कैनिंग होते होते आप मूव हो रहे हो, तो एक्सपोजर में ऐसे 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 आएंगे। अगर आप स्लो पैन कर रहे हो या स्लो गाड़ी जा रही है आपकी, तब उतना महसूस नहीं होगा, है ना। और जर्क भी बहुत आएगा। अगर आप 25 फ्रेम पर सेकंड ले रहे हो और आपकी स्पीड ज़्यादा है पैनिंग करने की, और आपका फोकल लेंथ, ऑफ कोर्स आप जब टाइगर का वगैरह ले रहे हो तो आप अच्छा खासा फोकल लेंथ यूज़ करते रहते हो, तो ऐसे में क्या होगा, एक पेड़ दूसरा पेड़, कई बार क्या हो जाता है, इतना अच्छा सिंक्रोनाइज होता है कि जैसे हेलीकॉप्टर उड़ रही है, उसके 3 ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड आपके शटर स्पीड के साथ मैच हो गए, और इतना परफेक्ट मैच हो गए कि वो ब्लेड वहीं पर है और हेलीकॉप्टर उड़ रही है। ऐसा लगता है कि बिना फैन घूमे हेलीकॉप्टर उड़ रही है। ऐसे वीडियो आपको सरप्राइजिंग बोल के व्हाट्सएप पे वगैरह आते होंगे, तो वो कैसा लगता है कि बिना फैन घूमे हेलीकॉप्टर उड़ रही है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट ब्लेड वहीं पर आ रहा है जब आपका शटर ओपन है, तो आप शटर स्पीड जो रख रहे हो तो उसके साथ सिंक्रोनाइज हो गया हो, इसलिए वैसा आता है। और वही अगर आप जैसे फ्रेम रेट तो आपका फिक्स है, शटर स्पीड स्लो रखे हो आप 180 डिग्रीज, तब वो ऐसे फैन जैसे ट्रांसपेरेंट दिखता वैसा दिखेगा, क्योंकि वो 1/50 सेकंड में अच्छा खासा गोल घूम जाता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप वैसा स्टैंड स्टिल रखना है तो 1/2000, 1/250,000 ऐसे रखोगे ना, तब वैसा दिखेगा। कभी आप क्या करना कि कोई हेलीकॉप्टर का या अपने ATR फ्लाइट में बगल में है सो ब्लेड्स का, या इवन अपने घर में के फ़ैन का, आप अलग अलग शटर स्पीड रख के फ़ैन के तरफ लाइव व्यू पे देखो, आपको समझ में आएगा फ़ैन कैसे घूम रहा है। और कभी कभी फ़ैन इतना फास्ट घूमने के बाद में भी स्टैंड स्टिल है ऐसा लगेगा, तो ये होता है शटर स्पीड के साथ में, है ना। तो ये एक्चुअली आपको शटर स्पीड, फ्रेम रेट, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और वो बिना प्रैक्टिकल के ये बातें समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग इनका प्रैक्टिकल करेंगे। मीनवाइल अभी आप क्या करो प्रैक्टिकल के लिए, जैसे अगर आप अपने ये एक मिनट, अगर आप अपने DSLR या मिररलेस कैमरा के ऊपर शूटिंग कर रहे हो, और शूटिंग करते समय अगर आप रोलिंग शटर का इम्पैक्ट देखना चाहते हो, तो घर में फ़ैन चालू करो और अलग अलग शटर स्पीड के ऊपर आप शूटिंग करके देखो, है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है ना। या तो आपने कैमरा में साइलेंट शूट मोड है स्टिल्स के लिए। साइलेंट शूट मोड क्या होता है, शटर नहीं काम करता है, आपका फिजिकल जो है वो नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ करता है स्टिल्स के लिए भी, तो वहाँ पर भी आपको वो इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि वो फिर रोलिंग शटर के इसी हिसाब से शूट करेगा, तब आपको इफेक्ट दिखेगा। आप देख लेना आप कभी करके, तो वो फैंस टेढ़े दिखेंगे, वो तो आपको इन जनरल भी दिख जाएगा, आप अगर वीडियो देखते हो ना तब दिख जाएगा आपको टेढ़े। और दूसरा, अगर आप जैसे मैंने बोला कि फ़ैन स्टिल होके दिखता है तो शटर स्पीड बढ़ा के भी देखो,
तो आपको पता चलेगा कि ब्लेड घूमने वाले एक जगह में रुक गए, ऐसे दिखेंगे। तो ये इफ़ेक्ट जो होते हैं ये सारे के सारे शटर स्पीड की वजह से और साथ में आपका फ्रेम रेट की वजह से कॉम्बिनेशन में ये सब होता है। तो ठीक है, तो अपन नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हमारा वो लेंसेस के ऊपर रहेगा। तो हम लोग लेंसेस के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे अभी, है ना। चलो बाय।